Hello friends, good morning. Welcome to the Galaxy Group of Science. Myself Prithviraj Bodana and my subject is Mathematics. So पहले स्टैंडर्ड से आप मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और वो सब्जेक्ट्स हमारे मतलब सिलेबस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है. तो क्यों हमें मैथ्स पढ़ना है और वाई मैथमेटिक्स इज सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. सो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट्स है जो डायरेक्ट रिलेट करता है आपके ग्रोथ ऑफ माइंड से, ठीक है. आपने आगे जाके अगर यूपीएससी जीपीएससी क्रैक करनी है तो उसके में भी एक टॉपिक आपका एप्टीट्यूड रहता है. सो क्यों रखते हैं एग्ज़ाम के अंदर एप्टीट्यूड? क्योंकि इससे व्यक्ति की मतलब माइंड जो है उसकी ग्रास्पिंग पावर क्या है, क्योंकि हमारा जो माइंड रहता है वो नंबर्स बहुत जल्दी मेमोराइज कर सकता है, ठीक है. सो आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट रहता है जिसमें उसका मेमोरी पावर रहता है, वो भी कोडिंग जो रहता है आइदर इट इज़ नल और ऑन और ऑफ, मीन्स 0 या 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है. सो बेसिकली मैथ्स पढ़ने से हमारा माइंड का ग्रोथ अच्छा रहता है, इसीलिए आपके सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स. ओके, सो ऐसा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और उसे हमें आगे पढ़ना है. तो हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 7 इन एनसीईआरटी बुक्स, सीक्वेंसेस एंड सीरीज. सो आप ऑलरेडी एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ कर आए हो, ठीक है, उसी को हमें आगे ले जाना है. बट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है. तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स के मायने जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, ठीक है. सो व्हाट इज सीक्वेंस? सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set n where n is the set of natural number. आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर मीन्स क्या है. सो ऐसे होल नंबर्स जो हम काउंटिंग करते थे पहले स्टैंडर्ड में, जैसे हम पढ़े थे कि 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है. सो एक ऐसा फंक्शन, अब फंक्शन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन. सो फंक्शन मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यूज रखनी है. और यहाँ जो सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, जो वैल्यूज आप रख रहे हो वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? वो वैल्यूज होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स की. तो ऐसी एक सीक्वेंसेस, इनडायरेक्टली अगर शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहते तो एक ऐसा फंक्शन मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने लिख दिया कि एक फंक्शन है मेरा x+2, f of x इज इक्वल टू x+2, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया. सो ये जो है इट्स नोटेशन ऑफ फंक्शन और उसके अंदर मुझे x की वैल्यूज रखनी है. क्या रखनी है? x की वैल्यूज. तो पहले मैं सपोज x इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर रहा हूँ. x इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर रहा हूँ? 1. तो उसमें मैं वैल्यू रखूंगा 1+2, तो मुझे आंसर मिला 3. उसी तरह से मैं अगर x इज इक्वल टू 2 वैल्यू रखूंगा, सो 2+2 इट इज 4. इसी तरह से मैं 3 रखूंगा तो इट इज 3+2 मीन्स 5. इस तरह से मुझे वैल्यूज मिलेगी, ठीक है. तो हमें जो ये x की वैल्यू कंसिडर करनी है वो x की वैल्यू कहाँ से होगी? तो वो होगी हमारी नेचुरल नंबर्स से. तो इसे हम कहेंगे सीक्वेंस. सो इनडायरेक्टली सीक्वेंस इज वन ऑफ द फंक्शन कि जहाँ पे हमें जो x की वैल्यूज रखनी है वो हमें कहाँ से लेनी है? वो हमें लेनी है नेचुरल नंबर के सेट में से. ओके, सेट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और नेचुरल नंबर सेट क्या है वो भी आपको पता है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 2 4 8 16 32 1024 दिस नंबर्स फॉर्म अ सीक्वेंस, ठीक है. तो हमें पता है कि 1 × 2 2 होगा, 2 × 2 4 होगा, 4 × 2 8 होगा, 8 × 2 16 होगा, 16 × 2 32 होगा. तो इसका जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सीक्वेंस, ठीक है. कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा और जो फर्स्ट सेकंड स्टेप है अगर मुझे उसका जनरल स्टेप लिखना है,
जनरल स्टेप क्या होगा वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो वेरियस नंबर्स ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। सो हम इसके एवरी एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, हम कहेंगे टर्म्स। क्या कहेंगे, टर्म्स, ओके। एंड वी डेनोटेट द टर्म्स बाय, फर्स्ट जो रहेगा उसे हम कहेंगे A1, सेकंड जो कहेंगे उसे कहेंगे A2, थर्ड जो है उसे हम कहेंगे A3, उसी तरह से nth प्लेस पर जो है उसे हम कहेंगे n। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है आपका 1, 2, 3, n, ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, वो हमें डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ टर्म। क्या डिस्क्राइब करता है हमें, पोजीशन ऑफ टर्म, ठीक है। और अगर किसी वेरिएबल्स को हम an के रूप में लिखते हैं, मतलब वेरिएबल के टर्म्स में हम अगर किसी टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम कहेंगे जनरल टर्म। क्या कहेंगे, इसकी जनरल टर्म। सो जनरल टर्म क्या है, सो जनरल टर्म मीन्स उसमें अगर आप पोजीशन, मतलब ये सबस्क्रिप्ट जो है उसकी वैल्यूज रख दोगे तो आपको उस पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा वो पता चल जाएगा। सो इनडायरेक्टली किसी भी सीक्वेंस को आप एक ही टर्म से डिस्क्राइब कर सकते हो, किससे, उसके जनरल टर्म से। पता नहीं चला, ओके। ध्यान दीजिए, हमारे पास ये एग्जांपल है, सपोज ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। अब आप उसे, मैं उसे टर्म के टर्म कंसिडर में लिखता हूं तो क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म मीन्स A1 होगा, ठीक है। ये मेरा सेकंड टर्म मीन्स A2 होगा, ये मेरा थर्ड टर्म A3 होगा, ये मेरा फोर्थ टर्म A4 होगा, ये मेरा फिफ्थ टर्म A5 होगा। ये फर्स्ट प्लेस पर है इसलिए A1 है, ये सेकंड प्लेस पर है इसलिए A2 है, ये थर्ड प्लेस पर है इसलिए A3 है, ये फोर्थ प्लेस पर है इसलिए A4 है, ये 5 प्लेस पर है सो A5 है। अब ये टर्म कौन सी पोजीशन पर है हमें पता नहीं है, तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल डिस्क्राइब करता हूं an, कि सपोज कोई जनरल टर्म है मेरा an। तो अब आप देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर जो टर्म्स थी हमारी, जैसे कि मैं पहली टर्म लूं तो मेरी 2 थी, ठीक है। सेकंड टर्म लूं तो 4 थी, मतलब पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाइड किया है, ठीक है। अगर मैं थर्ड टर्म लूं तो यहां पर मेरी कंडीशन क्या होगी कि मेरा A1 जो है वो मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, और A2 मुझे कैसे मिलेगा, तो वो 2 इंटू A1 से मिलेगा, है ना। A3 मुझे किस तरह से मिलेगा, सो 2 इंटू A2 से मिलेगा। 8 मीन्स 4 इंटू 2, देखना A3। अब अगर मैं बात करूं A4 की, तो A4 मुझे किस तरह से मिलेगा, 2 इंटू A3 से मिलेगा। तो अगर इसी तरह से अगर मुझे जनरल टर्म an डिफाइन करना होगा तो वो मुझे किस तरह से मिलेगा, 2 इंटू an इंटू -1 से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप जनरल टर्म डिफाइन कर सकते हो किसी की भी, तो आप पूरी सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मुझे फोर्थ टर्म क्या होगा वो जानना है, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर, n इज इक्वल टू 4 रखूंगा। सो 2 इंटू n इज इक्वल टू 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा। सो A3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, A3 की वैल्यू है 8। सो 8 इंटू 2 मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा 16। क्लियर, वो बाद में देखते हैं, एग्जाम्पल्स ज्यादा क्लियर करेंगे, सो ज्यादा क्लियर उसमें हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस इज द फंक्शन कि जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। जैसे कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमें जो वैल्यूज रखनी है जनरल स्टेप में n की, वो हम कहाँ से कंसिडर करेंगे, नेचुरल नंबर्स के ऊपर से, ठीक है। और जो एलिमेंट्स रहते हैं जस्ट सभी सीक्वेंसेस के, उसे हम कहेंगे टर्म्स। सो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, उसी तरह से ये जनरल स्टेप an टर्म है। मैंने बात की कि जो सबस्क्रिप्ट होता है वो पोजीशन ऑफ टर्म डिस्क्राइब करता है, और जो अगर जनरल टर्म आप लिखते हो तो उसे आप एंड लास्ट टर्म लिखते हो उसे आप कहते हो जनरल टर्म, ओके। अब दो तरह की सीक्वेंसेस होती है, एक तो होती है फाइनाइट सीक्वेंसेस एंड एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, ओके। तो फाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होती है,
तो फाइनाइट सीक्वेंसेस मीन्स जिसके एंसेस्टर्स इज डिफाइंड। अगर कोई सीक्वेंस जा रही है, जैसे कि ये सीक्वेंस थी मेरी, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि ये यहाँ पे सीक्वेंसेस ओवर हो गई, आगे नहीं बढ़ रही, बस ओवर हो गई, तो यहाँ पे पता है मुझे कि मेरे पास 5 टर्म्स है इस सीक्वेंस के लिए। तो अगर आपके टर्म्स, सीक्वेंसेस के टर्म्स अगर काउंटेबल है, आप उसे काउंट कर सकते हो, तो इट्स कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंसेस। और अगर इसी तरह से डॉट डॉट कर दिया मैंने, 3 डॉट से ही डिस्क्राइब करना है, याद रखिएगा किसी भी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस को आपको सिर्फ 3 डॉट्स ही रखने हैं, ज़्यादा नहीं। जितना मर्जी में आएगा 2 रख दिए, 3, 5 रख दिए, ऐसा नहीं, सिर्फ 3 डॉट से डिस्क्राइब करना है। तो ये सीक्वेंसेस चलती ही जा रही है, आपको नहीं पता इसमें कितने टर्म्स है ना, तो इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो फाइनाइट सीक्वेंस पता चला, इनफाइनाइट सीक्वेंस पता चला। ओके, नाउ दूसरा, तो ये सीक्वेंसेस के बारे में था, ठीक है। अब हमें देखना है सीरीज। तो सीरीज क्या है? तो सीरीज मीन्स सपोज आपके पास A1, A2, A3 अप टू AN इज अ सीक्वेंस। सो सीक्वेंस सीरीज मीन्स द एक्सप्रेशन मीन्स सीक्वेंस इसका समेशन। एवरी टर्म्स को अगर आप सम के अंदर रख दोगे तो वो बन जाएगी आपकी सीरीज। वेरी सिंपल। ओके, जैसे ही मेरे पास ये सीक्वेंस थी, अगर मैं सारे टर्म्स को एडिशन में रख दूं तो वो क्या हो जाएगी? मेरी सीरीज। ठीक है। सो जनरली ये जो सीरीज है, उस सीरीज को हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं सिग्मा फॉर्म या सिग्मा नोटेशन। क्या कहते हैं? सिग्मा नोटेशन। आप सभी को पता होगा कि सिग्मा नोटेशन क्या होता है। तो इट इज लाइक दिस। ये जो नोटेशन है इसे हम कहेंगे सिग्मा। क्या कहेंगे? सिग्मा। सो यहाँ आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसे अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है। सिग्मा नोटेशन इस तरह से होता है, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और यहाँ पर अपर लिमिट कहते हैं। और यहाँ पर जो भी सीक्वेंस है उसका जनरल टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल टर्म। सो सपोज यहाँ पे उसका लास्ट टर्म an है और उसका जनरल टर्म an होगा, तो किसी भी सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। इट इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। क्या कहेंगे हम इसे? सिग्मा नोटेशन। क्या कहेंगे? सिग्मा नोटेशन। क्लियर? नाउ प्रोग्रेशन, एक वर्ड ये भी है, प्रोग्रेशन। देखना ये सारी चीजों का डिफरेंस बहुत स्मॉल है, बट उसे समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? तो सीक्वेंस मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार एक कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। जिस तरह से आपने 10th में पढ़कर आए हो कि प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसमें, तो आपको सीक्वेंस वर्ड में ही पता है कि सीक्वेंस आप इसे कहते हो कि कोई कॉमन प्रॉपर्टीज फॉलो करते रहे नंबर्स, तो उसे आप सीक्वेंस कहोगे। ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस एक कॉमन प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करे। अगर कोई सीक्वेंस कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। बट सीक्वेंस ऐसा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस एक कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती रहे या उसके नंबर कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते रहे। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि प्रोग्रेशन हमेशा एक कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी और सीक्वेंस करेगी भी और नहीं भी करेगी। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल देख के देखते हैं। जो एग्जाम्पल्स हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है वो हम अब सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किसी जनरल टर्म्स से हम पूरी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो हमने बात की सीक्वेंस की, सीरीज की, टर्म्स किसे कहते हैं और जनरल टर्म किसे कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कर्म क्षेत्र की, मतलब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके आपको जनरल टर्म पता हो
और उसके कुछ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हो, जनरल टर्म पर से आपको कुछ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे कर्म क्षेत्र में, ठीक है। इसके लिए एक शेर अर्ज किया है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे। सो लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंसेस। हमारे पास जनरल टर्म जो है सीक्वेंस का वो है हमारे पास, और हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? फर्स्ट 5 टर्म। सो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है जनरल टर्म, ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 5। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, सो पहले 5 आपको फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a1, a2, a3 ऊपर करेंगे, ठीक है। चलो, सो अगर जनरल टर्म फाइंड आउट करना है आपको तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सो आप जनरल टर्म को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो टर्म है वो n है, ठीक है। सो अब आपको जो फाइंड आउट करना है a1, यानी कि n जो जहां पर है वहां आपको वैल्यू क्या रखनी होगी? n इज इक्वल टू 1। अगर आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको n की वैल्यू क्या रखनी होगी? n इज इक्वल टू 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, 2 into 1 plus 5, it means 7. Okay, so you get a1 is equal to 7, same as 2 सेकंड स्टेप के अंदर a2 जो सबस्क्रिप्ट है आपका वो आपको वैल्यू रखनी है। सो n इज इक्वल टू क्या रखना है मुझे? 2। सो जनरल टर्म के अंदर n इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 प्लस 5। सो 2 into 2 4 plus 5 it is 9. So you get a2 is equal to 9. उसी तरह से a3 अगर फाइंड आउट करना है मुझे, सो a3 मीन्स n इज इक्वल टू क्या रखूंगा मैं? 3 वैल्यू। सो 2 into 3 plus 5, so 6 plus 5 it is 11. Okay, so you get a3 is equal to 11. Okay, next a4 अगर फाइंड आउट करना है, then taking n is equal to 4. So 8 plus 5 it is 13. So you get a3 is equal to 13. And a5 is equal to 2 into 5 plus 5. So it is 15. So a5 is equal to 15. So इस तरह से आप पहले 5 टर्म को वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज a4। क्लियर? उसी तरह से आपको सेकंड जो हमारा एग्जांपल है सो वो सॉल्व करना है। उसके लिए जनरल टर्म गिवन है आपके पास, an इज इक्वल टू n-3/4, ठीक है। सो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स जिस तरह से हमने फाइंड आउट किए, पहले a1, सो पुट n इज इक्वल टू 1। सो यू गेट, अगर स्मॉलर यूनिट नंबर में से अगर ग्रेटर नंबर माइनस होगा तो साइन होगी नेगेटिव, -2/4 इट इज -1/2। उसी तरह से आप a2 भी फाइंड आउट कर सकते हो, 2 - 3/4 इट इज -1/4। इसी तरह से a3 भी फाइंड आउट कर सकते हो, 3 - 3/4 0 डिवाइडेड बाई 4। न्यूमरेटर में अगर 0 है तो आंसर विल बी 0। ओके, इसी तरह से a4 एंड a5 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि यहां पर आपको व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय। अब पूरी सीक्वेंस हमें यहाँ पे हमारा जनरल टर्म दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म। ओके, सो 20th टर्म के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा a20। मतलब क्या होगा? n इज इक्वल टू सबस्क्रिप्ट में हम किसकी वैल्यू रखेंगे? 20 की। सो जो जनरल टर्म है हमारा उसमें हम n इज इक्वल टू क्या लेंगे? 20। सो 20 - 1, 2 - 20
and 3 plus 20. Put the value n is equal to 20. So क्या मिलेगा हमें? It is 19 into minus 18 into 23. चलो मल्टीप्लीकेशन करेंगे. So 19 into 18 into, so 19 8s and 3s 6, 18, 19 into 1 into, it is again 6 and 19, it is minus 7 8. So answer will be minus 7866. It's your 20th term. ओके. सो किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर आपको जनरल टर्म पता है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पुट द वैल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट. जो भी वैल्यू है वो n इज इक्वल टू सबस्क्रिप्ट की वैल्यू आप रखोगे तो आपको वो टर्म मिल जाएगा. क्लियर. इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है कि लेट द सीक्वेंस an डिफाइन एज फॉलोज. किस तरह से डिफाइन हो रही है कि फर्स्ट टर्म जो उसका है वो 1 है. फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 और जो रेदर देन जो टर्म्स है उसका जनरल स्टेप है. फर्स्ट टर्म उसके अंदर नहीं आता है. ठीक है. इट इज डिफाइंड फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए. मतलब 1 के लिए वो डिफाइन नहीं हो रहा है. किसके लिए डिफाइन हो रहा है? 2 से जो भी नंबर्स है उन सब के लिए वो डिफाइन हो रहा है. किस तरह से? an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2. यहाँ पे खास ध्यान देना कि यहाँ पर जो n है वो सबस्क्रिप्ट के अंदर है. कहाँ पर है? सबस्क्रिप्ट के अंदर. मतलब इससे क्या होगा कि जैसे ही आप n की वैल्यू रखोगे उसमें आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू के टर्म्स में नहीं होगी, वो एक टर्म के टर्म्स में होगी. देखेंगे हम. जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है n ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 2 के लिए मैं लिख सकता हूँ. तो अगर a2 लेना है तो n इज इक्वल टू क्या रखना होगा? मुझे 2 रखना होगा. So it is 2 minus 1 plus 2. Indirectly it is a1 plus 2. So ये मुझे 1 आंसर नहीं मिला है, a1 टर्म मिला है और a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? It is 1. So 1 plus 2 it is 3. So मुझे a2 जो मिला वो कितना मिला? 3. मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. इसी तरह से मैं a3 भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. So a3 minus 1 plus 2. सो a3 माइनस 1 2 मतलब a2 प्लस 2. ये 2 आंसर नहीं है, ये सेकंड टर्म है. ओके. तो सेकंड टर्म हमें क्या मिली है? 3. सो इट इज 3 प्लस 2 इट इज 5. उसी तरह से a4 में फाइंड आउट कर सकता हूं. a4 माइनस 1 प्लस 2. सो a4 माइनस 1 मीन्स a3 प्लस 2. सो इट इज थर्ड टर्म. थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? 5. सो 5 प्लस 2 इट इज 7. ओके. तो इसी तरह से आप फिफ्थ टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपको खुद करनी है सॉल्व. ठीक है. तो इस तरह से इन सारे एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि आपके पास अगर जनरल टर्म है तो आप कोई भी स्टेप सीक्वेंस के लिए फाइंड आउट कर सकते हो या पूरी सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहो तो भी कर सकते हो. ठीक है. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल टर्म्स थे जिसकी हमने सीक्वेंसेस फाइंड आउट किए. एक्सरसाइज 9.1 में इसी तरह से एग्जांपल्स हैं. अगर आपके पास बुक है तो बुक में से सॉल्व कर सकते हो या इस वीडियो के साथ मैं आपको 9.1 की PDF भी भेज रहा हूँ. ओके. थैंक यू.